नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण पर नजर डालने वाले हैं जो एक बड़ा और कह सकते हैं एक विवादास्पद सवाल उठाता है। हम इस पूरी पड़ताल में देखेंगे कि जो तर्क दिए गए हैं, जो सबूत सामने रखे गए हैं, वो आखिर हमें किस नतीजे पर पहुंचाते हैं। तो सवाल यही है, और ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं है ना? तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस दावे के पीछे तर्क क्या है। अच्छा, तो कहानी की शुरुआत होती है बिल्कुल जड़ से। इस विश्लेषण का जो मूल तर्क है वो इस धारणा पर टिका है कि प्राचीन भारत में जो सामाजिक ढांचा था वो आज की तरह सख्त नहीं था, बल्कि काफी लचीला था। अब ये लचीलापन कैसे था? देखिए, विश्लेषण सबसे पहले वर्ण और जाति के बीच का फर्क समझाता है। तर्क ये है कि वर्ण दरअसल एक भूमिका थी। समाज में आपका काम क्या है, जैसे ब्राह्मण या क्षत्रिय, और जाति एक समुदाय था। लेकिन ये जन्म से तय होने वाला कोई कठोर पिंजरा नहीं था, जैसा कि बाद में बना। और सबसे दिलचस्प बात क्या है जानते हैं? इस बात को साबित करने के लिए कुछ बहुत बड़े नाम सामने रखे गए हैं। जरा सोचिए, महर्षि वाल्मीकि जो एक शिकारी थे, उन्होंने रामायण लिख दी। वेदव्यास जिनकी माँ एक मछुआरी थी, उन्होंने वेदों को संकलित किया। और संत रैदास और कबीर, ये तो कारीगर थे जो राजाओं के गुरु बने। ये सारे उदाहरण क्या बताते हैं? यही कि उस दौर में काबिलियत जन्म से ज्यादा मायने रखती थी। तो सवाल उठता है कि अगर समाज इतना लचीला था तो ये इतना कठोर कैसे हो गया? यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये विश्लेषण हमें लगभग 1000 साल के एक ऐसे दौर में ले जाता है जहां चीजें बदलनी शुरू हुई, दरारें पड़ने लगी और नियमों को सख्ती से लिखा जाने लगा। अब ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ, ये एक लंबी प्रक्रिया थी। जैसा कि इस टाइमलाइन में देखा जा सकता है, 800 से 1750 ईस्वी के बीच बाहरी राजनीतिक दबाव के कारण समुदाय खुद को बचाने के लिए अपने अंदर ही सिमटने लगे। एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म था ये। फिर आए अंग्रेज और उन्होंने इन लचीले समूहों को कानूनी तौर पर पक्की कठोर श्रेणियों में बांधना शुरू कर दिया। और 1901 की जनगणना तो देखिए, इसमें नेजल इंडेक्स जैसी अजीबोगरीब वैज्ञानिक पद्धतियों का इस्तेमाल करके लोगों को बांटा गया। और इसी दौर में 1909 में यूएन मुखर्जी ने अपनी किताब में पहली बार इस जनसांख्यिकीय गिरावट पर चिंता जताई थी। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब सीधे आज के दौर में आते हैं। देखते हैं कि इस पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का आज के हमारे कानूनी सिस्टम से क्या लेना देना है इस विश्लेषण के मुताबिक। इसे समझने के लिए सबसे पहले कानूनी सिद्धांत को जानना जरूरी है। पब्लिक व्यू डॉक्ट्रिन, ये SC/ST एक्ट का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक अहम फैसला दिया और साफ किया कि अगर कोई अपमानजनक बात कही जाती है तो उस पर केस तभी बनेगा जब वो पब्लिक व्यू में, यानी सबके सामने कही गई हो, ना कि किसी बंद कमरे में दोस्तों या सहकर्मियों के बीच। और देखिए, इस विश्लेषण में दिल्ली हाई कोर्ट की एक बहुत ही तीखी टिप्पणी का जिक्र है। कोर्ट ने कहा, इस एक्ट का इस्तेमाल बाहरी मकसदों के लिए हथियार की तरह किया जा रहा है। मतलब एक मामले का हवाला दिया गया जहां रोड रेज की एक मामूली घटना को किसी से पुराना हिसाब बराबर करने के लिए इस्तेमाल कर लिया गया। और ये सिर्फ एक दो मामलों की बात नहीं है। जब हम सरकारी आंकड़ों को देखते हैं तो एक पैटर्न नजर आता है। NCRB डेटा के मुताबिक जांच के बाद बहुत बड़ी संख्या में केस बंद हो जाते हैं जिन्हें तथ्य या कानून की गलती मान लिया जाता है। लेकिन यहां एक पेंच है। अक्सर केस बंद होने से पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी होती है और उसका असर बहुत गहरा हो सकता है। अच्छा, तो ये तो हुआ एक प्रशासनिक तंत्र। अब दूसरे तंत्र की बात करते हैं जिसे इस विश्लेषण में मिटाने का गणित कहा गया है। ये जुड़ा है अकादमिक नियुक्तियों, मतलब यूनिवर्सिटी में होने वाली भर्तियों से। तो ये गणित है क्या? देखिए, पहले एक 13 पॉइंट रोस्टर होता था जहां रिजर्वेशन की गिनती डिपार्टमेंट के हिसाब से होती थी। लेकिन अब है 200 पॉइंट रोस्टर। और इसमें सबसे बड़ा फर्क यह है कि अब गिनती डिपार्टमेंट से नहीं बल्कि पूरी यूनिवर्सिटी को एक यूनिट मानकर होती है। और इस एक बदलाव का असर, जैसा कि विश्लेषण बताता है, बहुत बड़ा है। ये काम कैसे करता है वो समझिए। अब क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी एक यूनिट है तो एक फिक्स्ड फॉर्मूला बन गया है। जैसे यूनिवर्सिटी में जो चौथी पोस्ट निकलेगी वो OBC के लिए होगी, 7वीं पोस्ट SC के लिए, 10वीं EWS के लिए और 14वीं ST के लिए। ये एक तय क्रम है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पोस्ट किस डिपार्टमेंट में निकली है। अब इसका असली असर क्या होता है वो इस उदाहरण से समझिए। मान लीजिए न्यूक्लियर फिजिक्स डिपार्टमेंट में एक ही पोस्ट निकली है और उस पोस्ट के लिए सबसे काबिल उम्मीदवार जनरल कैटेगरी का है। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी के भर्ती साइकिल में वो पोस्ट 14वें नंबर पर आती है तो वो उसे नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि 14वीं पोस्ट फॉर्मूले के हिसाब से ST कैंडिडेट के लिए आरक्षित है।
मतलब यहां योग्यता पर गणित हावी हो गया। तो हमने कानूनी फंदे की बात की, मिटाने के गणित को समझा। अब ये विश्लेषण इन दोनों तर्कों को जोड़ता है, जनसांख्यिकी यानी आबादी के आंकड़ों के साथ, और फिर अपने आखिरी निष्कर्ष पर पहुंचता है। और यहां एक नंबर बहुत अहम हो जाता है, 1.6। ये क्या है? ये भारत की जनरल कैटेगरी की अनुमानित टोटल फर्टिलिटी रेट यानी TFR है। अब कोई भी आबादी स्थिर रहे, इसके लिए ये रेट 2.1 होना चाहिए। तो 1.6 का मतलब है कि रिप्लेसमेंट रेट से काफी नीचे है, और यही नंबर इस पूरी कहानी का एक अहम हिस्सा है। अब इस आंकड़े को जरा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। जब हम इसकी तुलना करते हैं जैसे कि पाकिस्तान के TFR से, जो 3.3 से भी ज्यादा है, तो ये अंतर बहुत बड़ा नजर आता है। और यही अंतर इस विश्लेषण के मुताबिक आने वाले समय में एक बड़े जनसांख्यिकीय बदलाव की नींव रखता है। और इन सभी तर्कों को एक साथ रखने के बाद हम इस विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं। तो आखिर में ये विश्लेषण हमें एक जवाब नहीं बल्कि एक बड़ा सवाल देकर छोड़ जाता है। क्या ये जो रास्ता है, ये प्रशासनिक विलुप्ति यानी सिस्टम के जरिए धीरे धीरे खत्म होने की ओर ले जा रहा है, या फिर ये एक तरह का कैटलिस्ट है, एक चिंगारी है जो एक बड़े सांस्कृतिक पुनरुद्धार को जन्म देगी? इसका जवाब भविष्य में ही छिपा है, और ये सोचने पर मजबूर जरूर करता है।